अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। मैं हूं मेरा गुल तशना अमेरिका से आप लोगों के साथ हूं। आज के हमारे सेगमेंट टॉक शॉक में जिस मेहमान शख्सियत से मैं मिलवाने लगी हूं, इन्होंने हमें लखनऊ से ज्वाइन किया है। इनके मुख्तसर तारुफ के तौर पर बताती चलूं, इन्होंने हिंदुस्तान के चैनल दूरदर्शन से अपने करियर का आगाज किया और फिर सहारा चैनल पर एक तवील अरसा अपनी खिदमत अंजाम दी। बहुत खूबसूरत कलाम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम के मालिक, अदब का एक मोतबर नाम, हमारे आज के मेहमान जनाब हसन काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन काज़मी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप परवाज़ मीडिया के हमारे आज के सेगमेंट टॉक शॉक में शामिल हुए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और ख़ास तौर पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ख़ास व्यूअर्स आपके हैं, जो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। मुझे खुद अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई कि है आपसे राब्ता होगा तो इंशाअल्लाह और दूसरों तक अपनी रसाई होगी, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपसे इस प्रोग्राम के तहत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बहुत रिवायती सा सवाल है, वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन कि शायरी की आप लोग जो है वो आपको बतौर शायर भी जानते हैं, बतौर एंकर भी आपको उन्होंने देखा है। तो शायरी की शुरुआत आपकी कब और कैसे हुई? शायरी की शुरुआत एक्चुअली माहौल से होती है। हम्म। आदमी जब आँख खोलता है, अपने मुआशरे में क्या हो रहा है, अपने इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसका ज़ौक़ और शौक़ जो है वहीं से बेदार होता है। तो मुझे जब मैंने आँख खोली, तो हमारे घर का माहौल शायराना था। हमारे मामू शायरी का ज़ौक़ रखते थे, नाना ज़ौक़ रखते थे, और हमारी खालाएँ वग़ैरह शायरी तो नहीं करती थी, लेकिन पढ़ने-पढ़ाने का शौक़ था। हमने उर्दू की तालीम कॉलेज या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में नहीं ली। हमारा घर का माहौल था, और घर में ही हमने जो है उर्दू सीखी, पढ़ी, और उसमें जो है पढ़ने-पढ़ाने का जब शौक हुआ, ज़ौक हुआ, जो घर घर की महफ़िलें होती थी, आस-पास की महफ़िलें होती थी, तो उसमें जो है ज़रूरी नहीं कि शायर हूँ, अ, उन्हें शेर सुनाने का भी शौक था, तो मीर ओ गालिब और ज़ौक़ व इक़बाल व जिगर व फ़ैज़ व फ़िराक़ की ग़ज़लें सुनते-सुनते मुझे भी कुछ अ, सुनाने का शौक हुआ। तो सुनाते-सुनाते कहने भी लगे, वो कह कह वो मरहला पता नहीं कब आया कि हम भी शेर कहने लगे। शुरुआत में नातिया शेर से हुई कि नातिया अशआर कहना शुरू किए। उसमें हौसला अफ़ज़ाई हुई, अरे बहुत अच्छा है, और तो पढ़ने का ज़ौक़ पैदा हुआ, शौक हुआ, तो वहीं से ही फिर चला, शेर कहने का शुरू हो गया। और हम खुशनसीब हैं कि हमें सरपरस्ती बड़े अच्छे लोगों की मिली। फैज़ और फ़िराक़ से लेकर और जोश व जिगर, मजरू, कैफ़ी, और इन सब असातिज़ा के साथ मुझे मुशायरा का स्टेज भी शेयर करने का मौका मिला। ये मेरी खुशनसीबी। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आप अपने टीचर्स जिनसे आप सीख रहे हैं, फिर एक टाइम आता है कि आप उन्हीं के साथ जो है वो बैठकर स्टेज भी शेयर कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपने सुनाने की बात की, तो हमें भी कुछ सुनाएँ। मैं हाज़िर कर रहा हूँ। अ इरशाद। मेरा पहला शेर जो मैंने कहा था, वो आज तक पहला ही है, क्योंकि वो ग़ज़ल नहीं मुकम्मल हुई, ना उसका मतला हुआ, ना उसमें दूसरे अशआर हुए, मैंने भी उसको छोड़ दिया। अब नहीं, इरशाद। अकेले रहना चाहता है, अकेला आया, अकेले पड़ा रहने दे। अकेले रहे। भटक गया जो कभी ज़िंदगी की राहों में, भटक गए। भटक गया जो कभी ज़िंदगी की राहों राहों में, में। तेरे ख़याल ने उस वक़्त रहबरी की है। वाह! वाह, वाह! भटक गया जो कभी ज़िंदगी की राहों में, तेरे ख़याल ने उस वक़्त रहबरी की है। रहबरी की है। वाह! वाह! बहुत खूब। एक सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ। मौजूदा दौर में शौरा शायरी के ज़रिए क्या किरदार निभा रहे हैं? क्या शायरी के ज़रिए कोई सोच, कोई इस्लाही काम लिया जा सकता है?
देखिए, शायरी ने या शोरा ने हर दौर में कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी तहज़ीब हो, उससे मुतासिर होके और उसकी बक़ा में या उसकी नशो-नुमा में हमेशा किरदार अदा किया है। अब सूरत-ए-हाल थोड़ी बदल सकती है कि हिंदुस्तान की सूरत-ए-हाल क्या है, इस मुल्क की क्या है, या आपके यहाँ अमेरिका में सूरत-ए-हाल क्या है, या पाकिस्तान में, या इधर गल्फ़ में, तो अलग-अलग तब्दील होती जाती है। लेकिन एक इंटरनेशनल, एक आलमी सतह पर सोचा जाए, तो अभी तो इधर कुछ दिनों से जब हम लोगों ने आज़ादी के बाद हम लोगों ने साँसें ली हैं, शायरी की तरफ राग़िब हुई हैं, तो अभी हम लोग इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारी जो ज़बान है, इस ज़बान को कैसे महफ़ूज़ किया जा सके। ये कदरें खोती जा रही है, और जिस तरह ख़ासकर हमारे मुल्क में कि इस ज़बान के साथ कितना अ, सौतेला सलूक किया जा रहा है। तो हम लोग तो इसी उसमें रहते हैं कि रात-दिन हम इसकी खूबसूरती में, इसकी चाशनी में, उसकी कशिश में ऐसी क्या चीज़ें डालते रहें कि लोग मुतासिर हों, और ये कशिश ही है कि आज ये ज़बान बोली, पढ़ी और समझी जा रही है, और सिर्फ़ हमारे नहीं, इसे गैर उर्दूदान लोग भी पढ़ना चाहते हैं और गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं। तो मेरे लिए इस चीज़ के लिए मैं बहुत मसर्रत महसूस करता हूँ कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस ज़बान को जो है कोई किसी तरह की आँच ना आई, और दिन-ब-दिन ये फ़रोग़ पाती जा रही है। अभी हम ज़ुबान की जो बात कर रहे थे, तो क्या ज़ुबान जो है, ज़ुबान के इर्तिक़ा में शोरा का क्या किरदार है? क्या नए इस्तिआरात, नई तशबीहात, ज़ुबान में जदीद इस्तिलाहात लेकर आना, क्या ये शायरों की ज़िम्मेदारी है? और क्या शायर इसे पूरा कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में तो कर रहे हैं, क्योंकि जो एक नई जनरेशन जो आई है, और मैं ख़ास तौर पे अपने इस मुल्क की बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में इतना क्रेज़ हो गया है, इतना क्रेज़ है नए लिखने वालों में। उनके अंदर सुन-सुन के जो ज़ौक़ पैदा हो रहा है, और उसमें गैर मुस्लिम बहुत शामिल हैं। हमारे यहाँ जो नए लिखने वाले हैं, उसमें उनकी तादाद भी ज़्यादा है। हालाँकि वो स्क्रिप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा कि हमारे जो अपने मुआशरे में लोग हैं, हमारे बच्चे, मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं शुरुआती दिनों 80s में, 70s 80s में सुनता था कि जुमले बोले जाते थे कि साहब इतने बड़े-बड़े अदीब, इतने-इतने बड़े शायर जो जिन्होंने ज़िंदगी भर उर्दू की रोटी खाई है, उनके बच्चे जो है अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं, उनके बच्चे जो है उर्दू से नाबलद हैं। तो ये एक गाली की तरह लगता था, तो वो चीज़ ज़हन में बसी हुई थी। मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को कम से कम ये तो इल्ज़ाम मेरे सर ना आए कि हमने ज़िंदगी भर पूरी दुनिया में मुशायरेबाज़ी की, लि लि उर्दू के नाम से हवाले से जानता। मैं उर्दू के अलावा मेरा कोई ताल्लुक किसी चीज़ से है ही नहीं। अगर उर्दू ना आती तो मुशायरे ना होते, शायर ना होते, तो मेरा एम था दूरदर्शन में जाने का, और मैं उर्दू न्यूज़ रीडर होता, और मैंने 30 साल जो है उर्दू न्यूज़ पढ़ी, और एक चैनल का, सहारा टीवी का मैं सरबराह रहा हूँ, वहाँ चैनल हेड रहा हूँ। उसके बाद 30 साल तक मेरा जो है इस मीडिया से ताल्लुक था, और सिर्फ़ उर्दू की वजह से, इसी ज़बान की वजह से मैं जो हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके अलावा मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और दफ़ा आपसे दरख्वास्त करूँगी कि कुछ अपना कलाम जो है वो हमारे साथ तरन्नुम के साथ पेश करें, क्योंकि बेशक, मैं जानती हूँ आपका तरन्नुम बहुत बिल्कुल। ही नीक है। तो मैं चंद शेर भी पेश करता चलूँ जी, थोड़ा-सा। इरशाद। तो ये गज़ल बहुत बदनाम है, तमाम सिंगर्स ने भी गाई है, आप तक भी पहुँची होगी, तमाम नेट के ज़रिए भी, सीरियल के ज़रिए भी। उस गज़ल का 1-2 शेर पेश करता चलूँ। तो वो गज़ल तलत हदीस के ज़रिए आप सब तक पहुँची होगी। आप एक मतला एक शेर। इरशाद। खूबसूरत है आँखें तेरी, आहा! खूबसूरत है आँखें तेरी,
रात को जागना छोड़ दे, वाह 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 खूबसूरत है आंखें तेरी, वाह खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, वाह खुद ब खुद नींद आ जाएगी, आहा खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, वाह 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 खुद ब खुद नींद आ आ जाएगी जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, वाह 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 खूबसूरत है आंखें तेरी। इस वाह गजल, ये बहुत बदनाम गजल है। इस गजल में एक नया शेर हुआ है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, इरशाद इरशाद जरूर शायद सुनने वालों को भी मजा आएगा उसके लिए। कि तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, ते तेरे शायरी जो है वो बहुत जरूरी नहीं कि बहुत दकीक लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं, और बहुत शायरी तो ये है कि ख्याल होता है, ख्याल कितनी खूबसूरती से उसको न, जो हम सोचते हैं, आम आदमी सोचता है, हम भी सोचते हैं, सारा जमाना सोचता है, लेकिन शायर अपने नजरिए से सोचता है, वो चीज कह जाता है, तो ये यहाँ लगती है, अरे यार ये तो हम भी सोचते थे। सही ये है बात शायरी, और कुछ नहीं, बाकी बिल्कुल लफ्जों का खेल है बस। सही कि तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, वाह मेरी आंखों में रहता है तू, वाह 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 तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, मेरी आंखों में रहता है तू, वाह सिर्फ महसूस कर ले मुझे, सिर्फ महसूस पहले कर ले मुझे, आंख से देखना छोड़ वाह दे, वाह 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 सिर्फ महसूस कर ले मुझे, वाह आंख से हाँ, देखना छोड़ दे, खुद वाह ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, वाह खूबसूरत है आंखें तेरी। वाह 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 बहुत 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 उम्दा गजल। शुक्रिया। अच्छा बढ़ते हैं सवाल की जानिब। हमारे यहाँ इस स्टेज पर ज्यादातर शोरा जो नए लिखने वाले भी हैं या अमूमन पुराने लिखने वालों को भी देखा जाए तो ज्यादातर शोरा की तादाद जो है वो गजल को पेश करती है। स्टेज पर आके नज्म नहीं पढ़ी जाती या नज्म लिखने की भी जो है वो लिखने का भी उतना रुझान नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है? इसका सबब जो है वो मकबूलियत का है। देखिए, जो भी परफॉर्मर हैं, हम्म, जो भी स्टेज परफॉर्मर है, स्टेज परफॉर्मर का मतलब होता है कि वो ये नब्बाज होना चाहिए उसको, वो उसे पता होना चाहिए कि ये जो ऑडियंस बैठी हुई है और कहाँ की ऑडियंस है, क्या है ऑडियंस, तो वो उसको ये अंदाजा हो जाता है कुछ शोरा को सुनने के बाद कि यहाँ पर हमारा कौन सा कलाम हिट होगा या मकबूल होगा, या हम कैसे यहाँ हिट होंगे। तो वो जितनी देर बैठा रहता है, जब तक वो पढ़ा नहीं है, पढ़ने से पहले जो शायर जा रहा है, जो शायरा जा रही है, कोई भी आ रहा है फनकार, उसको बगौर देख रहा है, ऑडियंस को देख रहा है, उसको देख रहा है, ऑडियंस देख रहा है, तो ये अंदाजा लगाता रहता है कि यहाँ पर हमारा कौन सा तीर कामयाब होगा, हमें कौन कौन से तीर अपने तरकश से निकालने हैं, और यहाँ पर जो है हमें उन पे वार करना है। तो ये एहसास हो जाता है, होने के बाद फिर वो जब आता है तो कामयाब होता है। शायरी के ऑडियंस को देखकर ये पढ़ने वाले को अंदाजा लगाना पड़ता है कि उसे वहां कौन सी चीज पेश करनी है कि वो सामीन की जो है वो हमें अटेंशन को कहते हैं। पहले पहले होता था कि सामईन जाते थे
उनके लेवल पर सुनने के, मैं जिगर साहब को सुनने जा रहा हूँ, मैं फैज साहब को सुनने जा रहा हूँ, मैं अहमद फराज साहब को सुनने जा रहा हूँ, तो वो उस लेवल पे अपने को तैयार करके आमादा करके जाते थे। आज शायर को आमादा होना पड़ता है उनके लेवल पे उतरने के लिए। स्टेज पे आप आ रहे हैं तो आपको परफॉर्म करना है, आप मुतासिर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप आउट हो जाएंगे, सीधी बात है। और फिर लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं, पूरी पूरी रात अपना सर्दियों में अपना नर्म बिस्तर और लिहाफ छोड़ के, कंबल छोड़ के आपको ठंड में ठिठुर रहे हैं बैठे हुए, किस लिए कर रहे हैं? अपने ज़ौक, अपने शौक, अपनी तस्कीन के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप उनके पैमाने पे नहीं उतरे, उनके मेयार पे नहीं उतरे, तो गए आप। सही। तो ये मैं वो शेर सुनाता हूँ, वो जी, इरशाद, जिसका मैंने ज़िक्र किया इरशाद। कि मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। वाह! उसको आप आंखों वाला शायर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर शायरी मेरी आंखों से आँख ज्यादा मतलब, आँखों की बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो इस्तेमाल है, सही है, क्योंकि पहला पहला राब्ता होता है आंख से ही। आँख से, बेशक, दिल में उतरने के लिए आपको आंख के रास्ते ही जाना है, बिल्कुल। आवाज से नहीं जाना है, उससे नहीं जाना। कि मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, वाह! मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता वाह! हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, वाह, वाह, वाह! जलते बुझते हुए जुगनू जुगनू की की तरह तरह रहता हूँ। रहता वाह! हूँ। वाह, अब वाह! वो शेर कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, हाँ, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू जुगनू की की तरह तरह रहता हूँ, वाह, वाह, वाह! मैं भी वाह! इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। यानी कि तो अगर ये भी कहा जाए कि आज के शायर, उनको अपनी शायरी के साथ-साथ फ़िक्शन भी पढ़नी चाहिए ताकि वो ख़याल को फिक्शन बाँधे नहीं, रखे, फिक्शन आज के शायर को शायरी ही पढ़े। शायरी पढ़ें। अपने उस्तादों के, हर उस्ताद का हम वो तो असातिज़ा तो कहते थे आपको हर असातिज़ा के अपने 100-100 शेर याद होना चाहिए, पूरी-पूरी ग़ज़लें याद होना चाहिए। मैं आज के दौर में कहता हूँ हर शायर को, जिसको आप आइडियल मानते हो, जो पॉपुलर, जो बड़े शायर हैं, हमारे असातिज़ा हैं, उनके 10-10 शेर तुम नोट कर लो बस, और उनको जो है घोल के पी जाओ। सही, ओढ़ना बिछौना बना दो, 24 घंटे सोचो, बोलो, जो भी गुफ्तगू करो वो उन्हीं अशआर के ज़रिए। वाह! अगर इतनी शायरी आपके अंदर चली गई, 1-2 हज़ार अशआर आपके ज़हन में यहाँ रखे हुए हैं, तो आप जो भी बात कहेंगी, उसी से उसी छन्नी बन जाएगी। हज़ार शायर जो आपके शेर जो आपके यहाँ रखे हुए हैं, उसकी एक छन्नी बन जाएगी। फिर जो कुछ भी आप वहाँ से डालेंगे, तो उसी से छन के आएगा, उसी रंग में आएगा, उसी ज़ायक़े में आएगा। शायरी ये है। बहुत खूब। अच्छा अब ये छन्नी छन्नी लोग समझ जाएँ, नए लिखने वाले। हमारे यहाँ तो मुझे कोई बुराई, सब जानते भी हैं कि लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं सब ने, लेकिन स्क्रिप्ट से नहीं वाकिफ़ हैं। वो हिंदी में लिख के या रोमन में लिख के लेके आ रहे हैं और सुना रहे हैं। हम अभी नहीं मना करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि जुनून उनका बढ़ता जाए। वो इतना बढ़ता जाए कि इसके बगैर वो जीना तसव्वुर ही ना कर पाएँ। सही, तब उनको उस वक़्त कहिए कि भैया अब स्क्रिप्ट पे आ जाओ। अगर स्क्रिप्ट नहीं आई तो कुछ नहीं पढ़ सकते लिख। अभी उनको जुनून तो पैदा होने दो उनके अंदर। अ, मेरा एक शेर है कि वो कैफ़ी साहब ने उस शेर की बहुत दाद दी थी। जी, इरशाद। अभी कुछ और मकां इनको फूँक लेने दो, अभी कुछ और मकां इनको फूँक लेने दो, तो फिर इसके बाद ये खुद अपना घर जला लेंगे। वाह! वाह! तो वो उनके ऊपर वो नशा तो तारी होने दीजिए। जब उस नशे के वो आदी हो जाएँगे कि सोते, जागते, उठते, बैठते सिर्फ़ शायरी, शायरी, उस वक़्त आप कहिए मियाँ अगर आपने ये ऐब दूर नहीं किया, अपनी स्क्रिप्ट
रस्मुल खत को नहीं पढ़ा, चुपचाप में पूछने की कोशिश करो। और बहुत बहुत आसान लफ्ज और बहुत आसान जबान है, आदमी एक हफ्ते में उर्दू सीख सकता है, इतनी प्यारी इतनी मोहब्बत की जबान है। तो जब जब तक दिलचस्पियां नहीं शामिल होती हैं किसी भी जबान के साथ, किसी भी फन के साथ, तब तक वो उस फन में महारत नहीं हासिल करता। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगी कि दिलचस्पी के साथ-साथ जो है ना वो मुस्तकिल मिज़ाजी भी चाहिए होती है बहुत। वही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे नौजवान हम देखते हैं, लेकिन ये कि वो बाज़ औक़ात जो है वो बहुत या तो जल्दी चाह रहे होते हैं कि उनको बहुत जल्दी जो है वो बड़ा हाँ, सब स्पॉटलाइट यही मिल चाह जाए। रहे हैं कि रातों-रात हम अच्छा उसके मौके भी हैं कि पहले होता था हम लोग जब जिस इस फ़ील्ड में आए थे 70s में 76 से 70 से, तो किसी भी नशिस्त का किसी भी प्रोग्राम की अखबार में इतनी-सी रिपोर्ट आती थी। आज पूरे-पूरे इंटरव्यू छपते हैं, पूरे-पूरे टेलीविज़न पे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के शोज़ हो रहे हैं, सब हो रहा है, अब कोई वो नहीं। उस वक़्त की अपनी यानी कि एक रिक्वायरमेंट जैसे कि हम बात करें कि ये रिक्वायरमेंट थी, बेशक, लेकिन बेशक। आज जो है वो इंटरनेट ने शायद इसने पब्लिशिंग को जो है हिट किया है बहुत बुरी तरह। अच्छा, आप अपना कोई कलाम ज़रूर। अच्छा, हाज़िर कर रहा हूँ। 2-3 शेर ग़ज़ल के और सुन लीजिए। इरशाद। क्या ज़माना है, कभी यूँ भी सज़ा देता है। वाह! क्या ज़माना है, कभी यूँ सज़ा देता है। वाह! मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ वाह, देता वाह, है। वाह, वाह, वाह! क्या ज़माना है, कभी यूँ भी सज़ा देता है। वाह! मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। वाह, वाह! क्या ज़माना। अब शेर देखिएगा। जी। रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई, हाँ, रोज़ तन्हाई में आवाज़ के पत्थर से कोई शाख मिज़गां से परिंदों को उड़ा वाह, देता वाह, वाह, वाह! है। शाख वाह, मिज़गां से परिंदों को उड़ा वाह! देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। वाह, वाह! क्या ज़माना। और शेर छोड़ रहा हूँ, ये शेर बतौर ख़ास देखिएगा जी, कि इरशाद। अपना चेहरा कोई कितना भी छुपाए, लेकिन हाँ, अपना अपनी चेहरा बात कोई कितना भी छुपाए, लेकिन वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता दिखा है। वाह, वाह, वाह! देता वाह, है। वक्त हर शख्स को आईना दिखा वाह, वाह! देता है।
میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے، واہ! کیا زمانہ، وقت کا شعر بھی، ارشاد۔ اس نے یہ شغل نکالا ہے کہ خلوت میں حسن، واہ! اس نے یہ شغل نکالا ہے کہ خلوت میں حسن دل پہ لکھتا ہے میرا نام، مٹا مٹا دیتا ہے۔ دیتا واہ! واہ! ہے، واہ! واہ! دل پہ لکھتا ہے میرا نام، مٹا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے، واہ! 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 کیا زمانہ، واہ! آداب۔ اچھا، پھر کہا جائے گا ارے وہ یہ گلی، اس گلی تو اکثر وہ حسن کاظمی کی گلی ہے، وہ اس کا راستہ یہ ہے، کیونکہ استاد پھر آپ اپنے رنگ میں ڈال دے گا، آپ اپنی چنگاریاں آپ کی جو ہے وہ چنگاریاں دبا کے کوئلہ پکڑا دے گا، معذرت کے ساتھ۔ نہیں بہت اچھا لگا، بہت، ایک تو پتہ نہیں لگا کہ وقت کتنا بیت گیا، میں گھڑی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ 46 برس میں 2 کتابیں آئیں، ایک تیار رکھی ہوئی ہے بس، اس کے علاوہ ہم نے کہا ہر 5 سال پہ ایک کتاب ہونا چاہیے تھا، کم سے کم 10 کتابیں ہوتی 5 سال بھی بہت ہے، لوگ تو ہر سال چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اب آ رہا ہے، لیکن کیا فائدہ کہ لوگ 40 40 50 50، ابھی ایک شاعر ہیں میرے دوست ہیں اور آپ بھی انہیں جانتی ہوں گی، دبئی میں ہیں، ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب، جی، میں مثال دی، وہ میرے دوست ہیں لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بہت مقبول ہیں، پاپولر ہیں، ان کے شعر بھی بہت مشہور ہیں، ان کو گایا بھی جا رہا ہے، اس پہ فلمیں بھی بن رہی، وہ تو پاپولر، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے چلا 40 40 50 50 55 55 کتابیں لکھ کے، مجھے ان کا ایک مصرع نہیں یاد ہے، صحیح۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 1000 کے مجمع میں آپ کہیں گے کہ فلاں کا شعر سنا دیجیے ذرا، ایک مصرع نہیں کوئی لکھ پائے گا، میرا دعویٰ ہے۔ آخر میں نوجوانوں کو کوئی خاص پیغام یا اپنے چاہنے والے اور سننے والوں کو جو ہے وہ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان جو معاف کیجیے، جو لکھنے والے ہیں، جو اس طرف اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہ جس کو یہ شاعری کا یا موسیقی کا شوق نہ ہو، وہ جو پود ہوتی ہے وہ کورا کاغذ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے موسیقی کی چھینٹیں پڑیں گی تو وہ اس کی طرف اس کا کاغذ جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا موسیقی سے، اور اگر شاعری کی پڑھیں گی تو شاعری کی طرف راغب ہو جائے گا، تو وہ جو بھی آ رہے ہیں وہ نئے لکھنے والے، جو پڑھنے والے اور لکھنے والے، میں دونوں کے لیے کہوں گا کہ پڑھیے، کسی بھی اس میں نہ پڑھیں، کسی استادی کے چکر میں نہ پڑھیں، کسی اس کے چکر میں دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھ لیا اتنا، میر کو بھی پڑھ لیا، غالب کو پڑھ لیا، جوش کو پڑھ لیا، جگر کو پڑھ لیا، فیض کو پڑھ لیا، فراق کو پڑھ لیا ہے، سب کو پڑھ لیا، سارے اساتذہ کو حفظ کر لیا، مجاز کو پڑھ لیا، تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی، دیکھیے کوئی بھی خیال کچھ چھوڑا نہیں ہے ہمارے استادوں نے، صحیح۔ اساتذہ نے کوئی پہلو نہیں شاعری کا چھوڑا ہے، وہ آپ کہیں سے بھی نکلیں گے آپ پکڑ لیے جائیں گے، کہہ رہے یہ تو غالب کی گلی ہے، وہ میر کی گلی ہے، یہ فیض احمد فیض سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو، نکل لو ادھر سے کوئی پتلی گلی سے، تو آپ کو یہ پتا ہوگا یہ فیض بیٹھے ہیں، جگر فیض، ان سب سے بچ کے جانا ہے، وہ گلی دکھ رہے اس گلی سے نکل رہا تو وہ گلی آپ کی ہو گئی، صحیح۔ تو پڑھیے، میں نئے جتنے والے لکھنے والے ہیں جن کو ذوق شوق ہے لکھنے پڑھنے کا، تو وہ پڑھیں، کسی سے کوئی مشورہ نہ کریں، کسی کے استادی کے چکر میں نہ رہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنا اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور پرلطف ہماری گفتگو رہی، بہت اچھا لگا۔
بہت شکریہ. چلو، اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.